हेलो। कैसे हो आप सब। इस वीडियो में हम लोग हेरिडिटी और इवोल्यूशन जो कि क्लास 10th का एक बेसिक सा टॉपिक है उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो हेरिडिटी का मतलब ऐसा हेरिडिटी और इवोल्यूशन ऐसा चैप्टर हमारे बोर्ड्स में रखने का क्या मतलब है। देखो, हेरिडिटी में हमें पता चलता है हम लोग कैसे इवॉल्व होते हैं, इवोल्यूशन क्या होती है, हेरिडिटी क्या होती है, इनहेरिटेंस क्या होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जरूरत क्यों होता है, एक्यूमुलेशन वेरिएशन क्यों होती है, वेरिएशन मिल के क्या बनाती है, हमारे बॉडी में चेंजेस कैसे आते हैं, ये सब चीजें हमें इसी चैप्टर में पढ़ना है। हम ये भी पढ़ेंगे, जैसे हमने रिप्रोडक्शन चैप्टर में भी पढ़ रखा है कि मेल और फीमेल, देखो, मेल चाइल्ड और फीमेल चाइल्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग ऊपर ऊपर से ये सारे चीजों का डिस्क्रिप्शन ले लेंगे। तो हमारा चैप्टर है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, जिसमें से हमारा इवोल्यूशन पार्ट जो है हेरिडिटी का, वो हमारा रिमूव हो चुका है, मतलब हमारे सिलेबस में नहीं है। तो हमें सिर्फ हेरिडिटी पढ़नी है। तो सबसे पहले जानते हैं, कुछ इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि हेरिडिटी होती क्या। देखो, यहाँ पे है इन ह्यूमन बींग्स, मतलब ह्यूमंस में, विच रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, मतलब जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, क्वाइट डिस्टिंक्ट, मतलब दूसरों से अलग होता है उनका वेरिएशन, एज विजिबल अमंग डिफरेंट इंडिविजुअल, अलग अलग लोगों में अलग अलग वेरिएशन देखने को मिलते हैं। अलग अलग लोगों में अलग अलग वेरिएशन, मतलब जैसे कि किसी की, देखो, ईयर अगर आप देखोगे तो कहीं किसी का ओपन ईयर लोब होगा, किसी का क्लोज ईयर लोब होगा। ओपन का मतलब क्या होता है, जो तुम्हारा ये चिक पार्ट है, उनका जो ईयर होगा वो जाके ऐसे डायरेक्ट अटैच होगा, ठीक है। और जिनका क्लोज होता है, ये क्लोज ईयर लोब होता है। और ओपन ईयर लोब क्या होता है, ओपन ईयर लोब ऐसा ईयर लोब होता है जो जाके थोड़ा सा ऐसे देखो कर्व बनाता है, इसको ओपन ईयर लोब बोलते हैं, इसको क्लोज ईयर लोब या फिर फ्री ईयर लोब भी बोलते हैं हम इसको, ठीक है। ये एग्जांपल हो जाता है। फिर इन दिस चैप्टर वी शैल बी स्टडीइंग द मैकेनिज्म बाय व्हिच वेरिएशन आर वाइटल एंड इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स। इनहेरिटेड का मतलब क्या होता है, हमको अगर कोई भी चीज अपने पेरेंटल जनरेशन से मिली है, मतलब अगर हमें अपने ऊपर वाली जनरेशन से कुछ भी मिला है, जैसे उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर, उनकी टॉकिंग लैंग्वेज, या फिर उनका आई कलर, हेयर कैसा दिखता है, और बेसिक बेसिक से जितने भी डिस्क्रिप्शंस हैं, वो सब जो हमारे पेरेंटल जनरेशन से हमें मिलते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं इनहेरिटेंस। तो अब देखो, इस लाइन का मतलब क्या था। इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, मैकेनिज्म पढ़ना है बाय विच जिसकी वजह से वेरिएशन होता है, और वेरिएशन की जरूरत क्यों है, इस चैप्टर में हमें बेसिकली यही सब पढ़ना है। फिर लॉन्ग टर्म के कॉन्सिक्वेंसेस से जो हमारा वेरिएशन एक साथ इकट्ठा हो जाता है, वेरिएशन क्या बनाता है। देखो, अगर वेरिएशन, देखो अब एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो ये हमारे पास कोई घड़ा है, और घड़ा बहुत बेकार लग रहा है, ठीक है। मान लो ये कोई घड़ा है हमारे पास, इसमें हम ड्रॉप ड्रॉप वाटर ड्रिपिंग कर रहे हैं वाटर की, ठीक है। तो अगर हम उसमें ड्रिपिंग कर रहे हैं तो एक टाइम पे ये घड़ा क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। लेकिन अगर आप कहो कि एक बूंद था, एक एक बूंद भरने से ज्यादा टाइम, वो अलग चीज है, टाइम टाइम का हम इसमें नहीं लेते, लेकिन एक एक बूंद से घड़ा भर जा रहा है, हाँ। तो ऐसे छोटी छोटी चेंजेस हमारी बॉडी में आती रहती है, जिसका प्रोडक्ट क्या होता है, एक बड़ा वेरिएशन होता है। मतलब छोटे छोटे जब वेरिएशन होते हैं, छोटी छोटी चेंजेस आती हैं, तो एक टाइम पे वो जाके इकट्ठा होकर बड़ा इवोल्यूशन बना देती है, मतलब मेजर चेंज बना देती है। तो इस चैप्टर में बेसिकली हमें वही सब पढ़ना है। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। तो एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, देखो रिप्रोडक्शन में ऐसे लिखा हुआ। अब वेरिएशन, रिप्रोडक्शन कुछ समझ में आ रहा, मतलब रिप्रोडक्शन में वेरिएशन कैसे आते हैं। देखो, वेरिएशन क्या होता है, कुछ चेंजेस होते हैं। रिप्रोडक्शन क्या होता है, ऐसा प्रोसेस जिसकी वजह से हमारा जो पेरेंटल जनरेशन है वो अपने जैसा सिमिलर, या फिर कोई ऑर्गेनिज्म अपने जैसा सिमिलर ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है, तो उसी को हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो अब रिप्रोडक्शन और वेरिएशन का क्या लिंक है। हमने रिप्रोडक्शन के दो मोड्स पढ़ रखे हैं, एक होता है सेक्सुअल, एक होता है एसेक्सुअल, ठीक है। इस चैप्टर में हमें ये दोनों मोड्स पढ़ रखने हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जहाँ पे दो गैमेट्स होते हैं, मतलब उन दो गैमेट्स के फ्यूजन से प्रोजेनी का फॉर्मेशन होता है। तो अब बताओ, जहाँ पे दो अनसिमिलर, मतलब क्या आपने मम्मी पापा के अंदर आप सिमिलैरिटीज निकाल सकते हो, नहीं। तो मम्मी पापा के अंदर सिमिलैरिटीज नहीं होती है, तो उनकी जो प्रोजेनी बनती है दोनों की मिक्सचर से बनती है, जिसकी वजह से आधी प्रॉपर्टी, 50% प्रॉपर्टी इनकी, 50% प्रॉपर्टी इनकी। तो इस वजह से ये प्रोजेनी के अंदर क्या आती है, न्यू चेंजेस आते हैं, ठीक है। अब वहीं पे अगर इस केस की हम बात करें, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, यहाँ पे सिंगल पेरेंट है, क्योंकि यहाँ पे सेम, जो जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, कोई प्लांट है, तो कोई प्लांट अपने जैसा सेम सिमिलर इंडिविजुअल प्रोड्यूस करेगा,
बहुत माइन्यूट को, जिसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, कोई भी वेरिएशन नहीं आता, तो उनके जैसा सेम होगा। बताओ, जो जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर था वही जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर भी आया, तो देयर इज नो चेंज, नो चेंज। तो अब बताओ वेरिएशन सबसे ज्यादा कहाँ पे हो रहा है? यहाँ पे हमेशा चेंजेस आते जा रहे हैं, चेंजेस आते जा रहे हैं। मैंने बताया ना, जब छोटे छोटे चेंजेस मिलके वेरिएशन बनाते हैं, और यहाँ पे जब चेंजेस ही नहीं आ रहे तो वेरिएशन हमारा नहीं होगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारा ज्यादा वेरिएशन होता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कम वेरिएशन होता है। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वेरिएशन के ग्राफ की बात करें तो कुछ ऐसा जाएगा, और ए सेक्सुअल, मतलब ये मेरा बनाया हुआ, मैंने अपने कॉपी पे लिखा हुआ है, और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत माइन्यूट सा जाता है, ठीक है, ऐसे समझ सकते हो आप, ठीक है। अब बेसिकली ये था हमारा टॉपिक, और आगे का हमारा टॉपिक है वो है हेरिडिटी। ये चैप्टर का नाम ही है हेरिडिटी। होता क्या है? देखो, हेरिडिटी होता है बेसिकली हमारा इनहेरिटेंस या फिर हेरिडिटी आप बोल सकते हो। अभी आप क्लास 10th में हो, तो आपके लिए जो वर्ड इनहेरिटेंस है, इनहेरिटेंस या फिर हेरिडिटी, वो एक ही चीज होगा। इनहेरिटेंस मीन्स इनहेरिटेंस, इनहेरिटेड मतलब किसी भी चीज को पाना, इनहेरिटेड मतलब यहाँ पे हेरिडिटी में किसी पेरेंटल जनरेशन से कुछ भी पाना, उसी को हम लोग बोलते हैं हेरिडिटी। मीन्स दिस इज द प्रोसेस बाय विच वी गॉट आवर स्पेशल character from our parental generation. Means, simply basically we can describe heredity by saying that it is the basic process by which we inherited, means we got some properties, मतलब हम कुछ properties पाते हैं अपने parental generation से। मतलब हमारे पेरेंट्स के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज थी, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज हमारे अंदर आ गई, तो इसी को हम लोग इनहेरिटेंस या फिर हेरिडिटी बोलते हैं। तो कुछ टॉपिक्स है जैसे, अब हेरिडिटी, इट इज द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर भी बोल सकते हैं हम, या फिर ट्रेड्स भी बोल सकते हैं। ट्रेड्स क्या होते हैं? जैसे हमने एक सिक्के के दो पहलू, कई लोग बोलते हैं एक सिक्का जो होता है उसके दो फेसेस होते हैं, एक होता है हमारा हेड, एक होता है टेल, तो वो दोनों फेसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रेड्स बोलते हैं, ठीक है। ट्रेड्स, कैरेक्टर या फिर ट्रेड। देखो, एक कैरेक्टर, बुक की लैंग्वेज क्या है? द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, मतलब ट्रांसमिशन, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग इज नोन एज हेरिडिटी। अब आगे का टॉपिक है हमारा वेरिएशन। वेरिएशन क्या होता है? देखो, स्मॉल चेंजेस, आप साथ में नोट्स बना दे, चलो, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। वेरिएशन, वेरिएशन इट इज द प्रोसेस by which survival of life occurs, ठीक है। अब ये पूछोगे ये क्या लिख रहे हो? वेरिएशन है लाइफ की सर्वाइवल, ऐसी कैसी होती है? देखो, अगर आप वेरिएशन नहीं करोगे, आपके अंदर वेरिएशन नहीं हो रहा है, तो आप अपनी लाइफ को कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। एक एग्जांपल समझते हैं, हम इंडिया में रहते हैं, यहाँ पे डाइवर्स वेदर क्लाइमेट समझ सकते हो आप। तो देखो, हमारे यहाँ विंटर भी आता है, हमारे यहाँ समर भी आता है। विंटर आता है तो -12 डिग्री टेम्परेचर, सॉरी 12 डिग्री टेम्परेचर भी पहुंच जाता है। समर आता है तो 45 डिग्री टेम्परेचर भी पहुंच जाता है। लेकिन हमारी बॉडी का तो टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, तो इससे इसमें जाने के लिए भी वेरिएशन चाहिए, इससे इसमें जाने के लिए भी वेरिएशन चाहिए। तो आपको इससे आपको वेरिएशन की इंपॉर्टेंस पता लगेगा। मतलब हम लोग अपनी बॉडी को 37 डिग्री से 45 डिग्री के टेम्परेचर में सरवाइव करवा पा रहे हैं, ये भी हमारा हेरिडिटी का ही, मतलब सॉरी, हमारी वेरिएशन का ही एक वजह है। वेरिएशन की वजह से ही ये हो पा रहा है। हम 37 डिग्री से डायरेक्ट 12 डिग्री पे आ रहे हैं, तो बताओ ये भी हमारा वेरिएशन की वजह से ही हो रहा है। देखो, वेरिएशन छोटे छोटे चेंजेस होते हैं जो हमारी बॉडी में आते हैं, जिनकी वजह से हमारी लाइफ की कंटिन्यूटी या फिर सर्वाइवलिटी होती है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग वेरिएशन बोलते हैं। अब रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स, कुछ रूल्स हैं इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स के। तो रूल्स में कुछ पहले टर्म्स है, तो उन टर्म्स को देख लेते हैं। देखो, टर्म्स क्या है? सबसे पहले कैरेक्टर या फिर ट्रेड्स। पहला है कैरेक्टर, कैरेक्टर या फिर
ट्रेड्स। कैरेक्टर या फिर ट्रेड्स होते क्या है पहले हमें ये समझना है। हाँ नाउ इट इज ओके, ठीक है। तो कैरेक्टर या फिर ट्रेड्स क्या होते हैं, देखो कैरेक्टर और रिकॉग्नाइजेबल फीचर of human being or an other organism are called character means an, हम अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं an identifying character या फिर traits of an human being or any or other organism, a identifying feature of any of any organism, ठीक है। ये क्या होता है कैरेक्टर या फिर ट्रेट्स क्या होते हैं, ये कोई भी आइडेंटिफाइंग फीचर्स होते हैं, मतलब हम इजीली उन सबको देख के आइडेंटिफाई कर पाते हैं, ऐसे फीचर्स को हम लोग कैरेक्टर या फिर ट्रेट्स कहते हैं। कैरेक्टर मतलब आप वो फिजिकल वाला कैरेक्टर मत लेके जाना कि इसका नेचर ऐसा है, वो वाला कैरेक्टर नहीं, यहाँ पे कैरेक्टर मतलब चीज, जैसे कि आपकी अभी मैंने एग्जांपल लिया ईयर लोब्स या फिर आई के कलर कैसे हैं, इन ये सब कुछ कैरेक्टर्स या फिर ट्रेट्स होते हैं। जैसे कैरेक्टर आपका है आई कलर, एग्जाम्पल लेते हैं, और वहीं पे आपके ट्रेड्स क्या हो जाएंगे, मतलब पहलू क्या हो जाएंगे, जैसे एक सिक्के के दो पहलू, तो यहाँ पे हमारे पास 2 3 4 5 हो जाएंगे, हम 2 लेते हैं। या फिर आपका आई कलर ब्लैक होगा, या फिर आपका आई कलर ब्लू होगा, या फिर आपका आई कलर ग्रे होगा। ऐसे कुछ बेसिक बेसिक से जो डिफरेंसेस आते हैं उन्हीं को हम लोग ट्रेड्स कहते हैं। मतलब एक सिक्के के ये आई कलर है, इस ये मान लो एक सिक्का, इसके दो पहलू या फिर दो से ज्यादा पहलू, तो जो पहलू होते हैं उसी को ट्रेड्स कहते हैं। और जो हमारा कैरेक्टर, तो कैरेक्टर आइडेंटिफाई जिसको हम करते हैं वो कैरेक्टर होता है, और जितने भी उसके डाइवर्सिंग नेचर्स पाए जाते हैं उनको हम लोग ट्रेड्स कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हमारा सम इनहेरिटेड ट्रेड्स, जैसे हमें जो कुछ भी अपने पेरेंट्स से मिला है, कुछ लिख के देख लेते हैं, जो हमारे पेरेंट्स ने हमें उधार दिया, मतलब उधार तो नहीं कहेंगे, हमें दिया हुआ है, ऐसे कह सकते हैं। सम इनहेरिटेड कैरेक्टर्स, इनहेरिटेड मतलब समझाना, इनहेरिटेड मतलब समझाना, हाँ। तो इनहेरिटेंस एक बार फिर से समझे, इनहेरिटेड मतलब पेरेंटल जनरेशन, जो भी चीज हमें मिली है, तो क्या क्या मिलती है, सम इनहेरिटेड कैरेक्टर जो कि हमें अपने पेरेंट्स से मिले, जैसे कि हाइट, जैसे कई लोग कितना भी पैर मारते हैं तो वो ग्रो नहीं करते अपने पेरेंट्स से। आप ज्यादा से ज्यादा ग्रो करोगे तो 1 से 2 इंचेस के डिफरेंस आएंगे, हाँ मतलब कुछ लोगों में ज्यादा हो जाता है, लेकिन हम एवरेज लेके चलते हैं, एवरेज नहीं लेके चलते, ये हमारा डाटा ही है कि हमारा जो हाइट का कैरेक्टर होता है, ग्रोथ का कैरेक्टर, ग्रोथ हार्मोन होता है, वो हमारे पेरेंट्स के ग्रोथ पे डिसाइड करता है। दूसरा होता है कॉम्प्लेक्शन, मतलब हमारी बॉडी का कॉम्प्लेक्शन कैसा होगा। शेप ऑफ हेयर हम लोग ले सकते हैं, या फिर कलर ऑफ आई ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, शेप ऑफ हेयर, मतलब हेयर का शेप कैसा, कर्ली, वेवी, स्ट्रेट, आपका कैसा हेयर शेप है। या फिर कलर ऑफ आई, अभी हमने लिया कलर ऑफ आई, मतलब आई का कलर कैसा है, आपका आई का कलर ब्लू है, ग्रे है, ब्लैक है, या फिर कोई अलग कलर है। तो ये सब आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये सब आपके इनहेरिटेड, मतलब आपको अपने पेरेंट्स से मिला हुआ होता है। शेप ऑफ नोज भी एक एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है। अब इनहेरिटेंस हमने पढ़ लिया, इनहेरिटेंस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे कि ट्रेड्स जो हमारे होते हैं एक पेरेंटल जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास करते हैं। अब कुछ रूल है इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स के, कुछ मेंडल, एक मेंडल साहब थे, मेंडल साहब के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना। अगर आप ये सेकंड टाइम किसी का लेक्चर देख के आप ये लेक्चर देख रहे हो तो मतलब ऐसी जरूरत नहीं पड़ती, ये लेक्चर हमारा बहुत ज्यादा सफिशिएंट होता है। तो अगर आप देख रहे हो तो आपको मेंडल, इस चैप्टर में मेंडल की इंपॉर्टेंस पता होगी, मेंडल्स कंट्रीब्यूशन। अब मेंडल, मेंडल ने क्या कंट्रीब्यूट किया, अब इस चीज में देखो, अब मेंडल के बारे में कुछ समझ लेते। देखो मेंडल जो बॉर्न हुए थे, उनका बॉर्न शायद से 22 जुलाई, यस 22 जुलाई 1822 में हुआ था। कहाँ पैदा हुए थे ये, ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रिया में ये पैदा हुए थे। फिर मेंडल जो थे एजुकेटेड यूनिवर्सिटी ऑफ वेना, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ वेना से ये एजुकेटेड थे। उसके बाद
उन्होंने किस पे रिसर्च किया था? रिसर्च्ड एट अ पी प्लांट। पी प्लांट का हमारा बोटानिकल नेम क्या है? पाइसम सटाइवम। पाइसम सटाइवम ये उसका जेनेरिक नेम है, ये स्पेसिफिक एपिथेट है। आप क्लास 11 में पढ़ोगे अगर आप बायोस्ट्रीम ऑप्ट करोगे तो, कोई जरूरत नहीं है अभी आप ये जान लो कि इसका जो बोटानिकल नेम या फिर बायोलॉजिकल नेम है वो है पाइसम सटाइवम, ठीक है। अब इनका एक्सपेरिमेंट 34 साल मतलब 34 इयर्स तक हिडन रह चुका था, मतलब किसी को नहीं पता था। इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके प्रूफ थ्योरी देके रखी है, सबको इन पे बिलीव नहीं था कि इनकी थ्योरी करेक्ट होगी, इसी वजह से कोई इन पे बिलीव नहीं करता था। तो इनका जो थ्योरी था वो 34 इयर्स तक अन स्टडीड था, मतलब उसे किसी ने नहीं पढ़ा था। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा व्हाई मेंडल ऑप्टेड पी प्लांट फॉर एक्सपेरिमेंट। हमारा क्वेश्चन है व्हाई पी प्लांट, मतलब मेंडल ने पी प्लांट ही क्यों लिया? कोई और पेड़ उनको नहीं मिल रहा था या फिर कोई और ऑर्गेनिज्म उनको नहीं मिला था, उन्होंने पी प्लांट को क्यों लिया? अब इसके पीछे कुछ रीजन है। देखो सबसे पहला डाइवर्स कैरेक्टर, डाइवर्स कैरेक्टर। अभी आपको पता चलेगा कैरेक्टर का कितना रोल होता है हेरिडिटी में। अगर हम लोग कैरेक्टर की इंपॉर्टेंस की वजह से, देखो अगर कैरेक्टर रहेगा, ज्यादा कैरेक्टर्स रहेंगे तो ज्यादा वेरिएशंस होंगे, तो उसकी वजह से ज्यादा आइडेंटिफाई हो पाएगा, ज्यादा अच्छी थ्योरी दे पाएंगे। इसी वजह से उन्होंने डाइवर्स कैरेक्टर के बेसिस पे पी प्लांट किया। दूसरा क्या है? शॉर्ट लाइफ स्पैन, मतलब शॉर्ट लाइफ स्पैन। अब उन्होंने छोटी, उसकी जो लाइफ थी वो बहुत छोटी थी, मतलब वो 1 साल में पूरा बीज से अंकुरित यानी कि ग्रो होके उसके बाद फिर वो डेड भी हो जा रहा था। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शॉर्ट लाइफ स्पैन, मतलब छोटी सी लाइफ में उसने बहुत सारे कैरेक्टर्स दिखा दिए, ठीक है। उसके बाद नॉर्मली अलाउज, वो क्या करता था? सेल्फ पॉलिनेशन as well as क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन मतलब वो सेल्फ पॉलिनेशन भी दिखाता था, क्रॉस पॉलिनेशन भी दिखाता था। आप सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है कहोगे आप? अगर आप 3rd चैप्टर पढ़ के आओगे तो आपको पता होगा, नहीं पढ़े होगे तो नहीं पता। देखो बता देता हूँ, देखो सेल्फ पॉलिनेशन मतलब एक ही पेरेंट से स्टिग्मा, देखो उसके एंथर से जो पॉलन ग्रेन आके स्टिग्मा पे चिपक, मान लो एक फ्लावर है, मतलब गंदा ही समझ लो, ऐसे नहीं बनाते, ठीक है, ऐसे बनाते हैं। ये स्टिग्मा है मान लो किसी प्लांट का, यहाँ पे एंथर लगा हुआ है। अब इसी एंथर से ये स्टिग्मा पे जाके पॉलन ग्रेन स्टिक हो जा रहा है, तो मतलब ये सेल्फ एक ही फ्लावर में फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। और वहीं पे अगर दूसरे किसी फ्लावर का पॉलन ग्रेन आके इस पे स्टिक कर गया तो उसको हम लोग बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा पी प्लांट था वो सेल्फ पॉलिनेशन के साथ साथ क्रॉस पॉलिनेशन भी दिखाता था। तो ये काफी तगड़ी वजह हो गई जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया? पी प्लांट को अपने एक्सपेरिमेंट में रखा। अब ट्रेड्स ऑफ पी प्लांट सेलेक्टेड फॉर मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, कुछ कैरेक्टर्स देख लेते हैं पी प्लांट्स के जो जिसकी बेसिस पे मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था। और अगर आपके बोर्ड में क्वेश्चन आएगा तो आप उसको भी इसी से कर सकते हो, जैसे कि लेंथ ऑफ द प्लांट, लेंथ या फिर टॉल होगा या फिर डॉर्फ, डॉर्फ मतलब छोटा या फिर बौना कह सकते हैं। फ्लावर का पोजीशन, पोजीशन ऑफ फ्लावर, फ्लावर की पोजीशन कैसी है? वो एक्सियल है, मतलब टिप पे है, या फिर लेटरल है यानी कि नीचे है। एक्सियल मतलब मान लो कोई ये प्लांट है और यहाँ पे इसका जो रूट है, लेटरल मतलब इस साइड तक फ्लावर होगी, एक्सियल मतलब टिप पे फ्लावरिंग होगी। तो फ्लावर की पोजीशन कहाँ है? ये भी एक कैरेक्टर हो जाएगा। शेप ऑफ सीड, शेप ऑफ सीड मतलब अभी कभी आप मटर के दाने को लो ना तो कभी कभी वो ओवल शेप का होता है, या फिर कभी कभी देखोगे तो एकदम सर्कुलर होता है, या फिर कभी कभी उसमें ऐसे 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 कुछ रिंकल्स पड़े होते हैं। तो उसके बेसिस पे भी यहाँ पे 2 कैरेक्टर्स आते हैं। कौन कौन से? एक क्या होता है? राउंड या फिर रिंकल्ड,
ठीक है, राउंड होगा या फिर रिंकल्ड होगा। रिंकल्ड मतलब कुछ ऐसा झुर्रियां वाला शेप। ठीक है, अब उसके बाद फिर कलर ऑफ फ्लावर, कलर ऑफ कलर कलर ऑफ फ्लावर। अब फ्लावर के भी दो कलर होते हैं, एक होता है व्हाइट, दो ही कलर मतलब पी की बात कर रहे हैं, व्हाइट या फिर वॉयलेट। मतलब आप कुछ कैरेक्टर्स देखो, देखो उन्होंने लेंथ के बेसिस पे लिया, लेंथ के बेसिस पे, या कुछ मटर के पौधे बड़े होते थे, कुछ छोटे होते थे। पोजीशन ऑफ फ्लावर, या फिर कुछ मटर के पौधों में फ्लावर टिप पे प्रेजेंट होता था या फिर लिटिल प्रेजेंट होता था। या फिर शेप ऑफ सीड, मतलब सीड कैसा था, राउंड गोल था या फिर रिंकल मतलब झुर्रियां उस पे पड़ी हुई थी। कलर ऑफ फ्लावर, फ्लावर का कलर कैसा था, जिससे पी के प्लांट के फ्लावर का कलर कैसा था, या फिर वो व्हाइट था या फिर वो वॉयलेट था। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, जैसे कि क्रोमोसोम, डोमिनेंट जीन, रेसेसिव जीन, जीनोटाइप, F1 जनरेशन, F2 जनरेशन, phenotype, प्योर ब्रीड, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस ऑफस्प्रिंग, जीन्स, ये सब चीजें क्या होती हैं, अब हम इन सबको पढ़ने चलते हैं। तो जो हमारा पहला वाला टॉपिक है वो है हमारा क्रोमोसोम्स। व्हाट आर क्रोमोसोम्स? देखो क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर in the nucleus formed of DNA which carry genetic material। देखो आपको नोट्स जो बनाना है वो आप मेरा एग्जैक्ट कॉपी भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपकी फ्रेमिंग लैंग्वेज अच्छी है तो मेरी जो मेरी तरफ से जो आपके लिए सलाह रहेगी मेरी तरफ, तो आप अपनी लैंग्वेज में कोशिश करना, आप इसको फ्रेम करके लिखो। मेरी लैंग्वेज कॉपी प्रिंट करना इज गुड, बट अगर आप अपनी लैंग्वेज में प्रिंट करोगे, अपनी लैंग्वेज में लिखोगे उसको, तो फिर वो काफी हद तक आपके माइंड में स्टोर हो जाएगा, और जब आप नेक्स्ट टाइम उसको रिवीजन के लिए कॉपी उठाओगे तो आपको काफी हद तक ये प्रिपेयर हो जाएगा, इजीली समझ में आ जाएगा। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि किस में प्रेजेंट होता है, सेल में प्रेजेंट होता है, सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। उसके बाद फिर फॉर्म्ड अप ऑफ डीएनए, डीएनए से मिलके फॉर्म्ड होता है। उसके बाद फिर क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल कैरी करता है, मतलब ये कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस कहाँ होता है, सेल में। ठीक है, सेल ये किससे बना होता है, डीएनए से बना होता है, और क्या कैरी करता है, जेनेटिक मटेरियल कैरी करता है। इसके बाद का जो हमारा टॉपिक है वो है डोमिनेंट जीन। डोमिनेंट, डोमिनेंट नाम से ही पता चलता है डोमिनेंट। व्हाट इज डोमिनेंस? सेकंड, डोमिनेंट जीन, डोमिनेंट जीन। अब हमने यहाँ पे जीन पढ़ा, जेनेटिक मटेरियल विच इज कैरिड बाय क्रोमोसोम्स, लेकिन जीन्स भी होते हैं, कुछ सेक्शन, कुछ पार्ट को, जो हमारा डीएनए का कुछ सेक्शन होता है, अभी हम पढ़ेंगे, उसी को हम लोग जीन बोलते हैं। अब ये क्या होता है, तो हमें यहाँ पे देखना डोमिनेंट जीन होता क्या है बेसिकली। तो डोमिनेंट जीन क्या होता है, द जीन विच decides the appearance of an organism even in presence or absence of any other gene। मतलब ये क्या होता है, डोमिनेंट जीन क्या होता है, ये एक ऐसा जीन होता है, जीन अभी हम पढ़ेंगे जीन होता क्या है, जो कि डिसाइड करता है अपीयरेंस को, मतलब ऊपर से दिखने को किसी ऑर्गेनिज्म के, कि वो किसकी तरह दिख रहा है, लेकिन किसी दूसरे जीन के प्रेजेंट में। मतलब जैसे दो लोग हैं, तो दो लोगों में ये अपने आप को दिखा रहा है, ये अपने आप को सप्रेस कर रहा है, मतलब वो दिखा नहीं रहा, तो मतलब क्या कर रहा है, ये इसको नीचे दिखा के, मतलब इसको नीचे करके वो अपने आप को शो ऑफ कर रहा है। तो डोमिनेंट जीन क्या करता है, वो शो ऑफ करता है अपना कैरेक्टर किसी भी ऑर्गेनिज्म में। अब जैसे डोमिनेंट होता है वैसे रेसेसिव भी होता है। तो रेसेसिव क्या होता है, रेसेसिव मतलब झुका हुआ कैरेक्टर। अभी हमने पढ़ा ना
ये डोमिनेट करता है तो कोई होना चाहिए रेसेसिव, रेसेसिव जीन। रेसेसिव जीन क्या होता है? द जीन which can divide the appearance of an organism but is not capable of changing its appearance। ठीक है, तो डोमिनेट रेसेसिव जीन क्या होता है? जीन मतलब ऐसा जीन जो कि डिवाइड करता है अपीयरेंस में, मतलब सेक्शन में डिवाइड हो रहा है। ये भी जैसे दो जीन्स मिलके एक डीएनए बनाते तो एक जीन ये भी है, लेकिन यहाँ पे ऑर्गेनिज्म के अंदर ये कैपेबल नहीं है क्या करने के लिए? अपीयरेंस को शो करने के लिए या फिर चेंज करने के लिए। मतलब आप अगर आपका आई कलर ब्लू है, डोमिनेंट मान लो आपके अंदर ब्लू कलर है, मतलब ब्लू कलर क्या कह रहा है? मैं दिखूंगा, मतलब जो प्रोजेनी आ रही है उसमें ब्लू कलर होगा आई कलर के। और ये मान लो ग्रे कलर है, तो जो डोमिनेंट होगा उसको सप्रेस करके मतलब दबा के फिर क्या होगा? अपने आप को डोमिनेंट कर लेगा, अपने आप को दिखा देगा, शो ऑफ कर देगा, और ब्लू कलर हमारे आई के प्रोजेनी के आई में हो जाएगा। अब एक छोटा सा डायग्राम है आप लोग जिससे जीन, डीएनए, क्रोमोसोम सब समझ सकते हो। जैसे हमारे पास मान लो ये सेल है, कोई सेल है और ये इसका न्यूक्लियस है। ये सेल है, ये न्यूक्लियस है। अगर न्यूक्लियस को हम लोग बड़ा बनाए तो समझो ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में कुछ ऐसे ऐसे बाउंडेशंस होते हैं, कुछ ऐसे बाउंडेशंस होते हैं, कुछ ऐसे बाउंडेशंस होते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोम्स। क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम्स। अब इन्हीं क्रोमोसोम को भी बड़ा कर लेते हैं, इन्हीं क्रोमोसोम को भी बड़ा कर लेते हैं। मान लो ये सेक्शन है हमारे क्रोमोसोम का, क्रोमोसोम कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। यहाँ पे एक सर्कुलर सा पार्ट होता है जिससे सारे क्रोमोसोम्स अटैच होते हैं। अब ये होता है हमारा सेंट्रोमियर। क्या होता है? छोड़ दो ये सब, आप रहने दो, आपके लिए नहीं है। फिर ये जो इसके थ्रेड है कुछ ऐसे ऐसे डीएनए से मिलके बना होता है, मैंने पढ़ाया था ना आपको, क्रोमोसोम बना होता है कुछ डीएनए से। तो ये कुछ डीएनए ऐसा दिखता है हमारा। तो डीएनए का एक सेक्शन, जैसे ये एक, इसको अगर आप इसकी एक की बात करो तो मान लो ये जो अलग अलग सेक्शन है ये अलग अलग कैरेक्टर्स को लेके चलते हैं। मान लो ये कैरेक्टर लेके चल रहा है आई कलर, ये कैरेक्टर लेके चल रहा है हमारी बॉडी की हाइट, ये कैरेक्टर लेके चल रहा है हेयर का शेप, ये हेयर का कलर, ये फिर हमारे नोज का शेप। तो ये अलग अलग कैरेक्टर्स लेके चल रहे हैं। तो एक सेक्शन को, जैसे एक सेक्शन कोई स्पेसिफिक है ना, ये हेयर कलर का, ये तो इसी एक सेक्शन को हम लोग जीन कहते हैं। मतलब ये सारे जीन्स हैं लेकिन उनका एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है। तो अगर अब तक आपको जीन का मतलब समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है फिनोटाइप, मतलब फिजिकल अपीयरेंस। इसको हम लोग ओरली समझ लेते हैं। फिनोटाइप क्या होता है? एक्सटर्नल एंड मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस। मॉर्फोलॉजिकल मतलब ऊपर ऊपर से, अगर आप किसी चीज की स्टडी करते हो तो उसी को हम लोग मॉर्फोलॉजी कहते हैं, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस को हम लोग, जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है वो सर्कुलर है, तो ये ऑर्गेनिज्म का शेप क्या है? सर्कल या फिर स्फेयर आप बोल सकते हो। तो ये मॉर्फोलॉजिकल एक्सटर्नल इसकी स्टडी करके आप बता रहे हो, तो इसी अपीयरेंस को हम लोग फिनोटाइप बोलते हैं। और जीनोटाइप क्या होता है? इसके अंदर जीन्स कौन कौन से हैं, जीन्स में कैरेक्टर क्या क्या है, अगर आप इसकी पढ़ाई करोगे, इसकी इंटरनल पढ़ाई करोगे तो उसी को हम लोग बोलते हैं जीनोटाइप। और फिजिकल पढ़ोगे तो उसको बोलेंगे फिनोटाइप। अब F1 जनरेशन क्या होता है? एक होता है हमारा F2 जनरेशन। मान लो एक ऑर्गेनिज्म है, व्हेन टू पेरेंट्स क्रॉस ऑफ ब्रीड टू, देखो अगर कोई भी एक पेरेंट है, दो पेरेंट्स हैं, वो क्रॉस करते हैं और उनसे प्रोजेनी फॉर्म होती है, वो फर्दर क्रॉस करती है तो उनसे प्रोजेनी फॉर्म होती है। तो ये जो होंगे इनको हम लोग बोलेंगे पेरेंटल जनरेशन। जो प्रोजेनी इनसे फॉर्म हुई है उसको बोलेंगे F1 जनरेशन, और जो इनके प्रोजेनी से प्रोजेनी फॉर्म हुई है उसको हम लोग बोलेंगे F2 जनरेशन। अब हाइब्रिड क्या होता है? अ न्यू फॉर्म ऑफ प्लांट या फिर किसी भी चीज का न्यू फॉर्म रिजल्ट करता है क्या? क्रॉस ब्रीडिंग से। मतलब अगर आप अलग अलग स्पीशीज में
क्या कराओ, ब्रीड कराओ, जो कि ज्यादा हद तक पॉसिबल नहीं है। तो अगर वो सक्सेसफुल हो गया तो जो नई प्रोजेनी फॉर्म होगी, नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म होगा, वो हाइब्रिड होगा। अब प्योर ब्रीड क्या होता है, अगर आप प्योर टॉल मतलब एक ऑर्गेनिज्म है जो कि लंबा है, उसी का सेम स्पीसीज का ऑर्गेनिज्म वो भी लंबा, अगर उनके बीच में क्रॉस कराओगे आप, तो आपको प्योर टॉल मतलब उनका बच्चा भी टॉल मिलेगा। लेकिन वहीं पे अगर एक डॉर्फ रहेगा, उसी सेम स्पीसीज का कोई डॉर्फ रहेगा और एक टॉल रहेगा, तो उनके बीच में जो अगर मान लो टॉल अगर बच्चा बड़ा भी हो गया, लेकिन उसके अंदर एक दूसरा जीन है, हमारा जो रेसेसिव जीन है, वो डॉर्फ का भी है, मतलब वो प्योर टॉल नहीं है। ठीक है। अब होमोजाइगस क्या होता है, होमोजाइगस एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें जो उसका एलील पेयर मतलब जो उसका रेसेसिव जीन डोमिनेंट जीन दोनों सेम होता है, मतलब दोनों डोमिनेंट होता है, और उसको हम लोग दिखाते हैं कैपिटल टी से। अगर मान लो कोई एक डोमिनेंट है, कोई एक रेसेसिव है, तो हम लोग डोमिनेंट को कैपिटल टी से और रेसेसिव को स्मॉल टी से दिखाएंगे, और इन दोनों के पेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, एलील पेयर बोलते हैं। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। ऑफस्प्रिंग क्या होता है, ये प्रोजेनी होती है जब कोई ऑर्गेनिज्म क्या करता है, फर्टिलाइज करता है, कोई ऑर्गेनिज्म बर्थ देता है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को बाय द हेल्प ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जीन्स क्या होता है, यूनिट ऑफ हेरिडिटी इनको माना गया है, और ये ट्रांसफर करते हैं कैरेक्टर अपने पेरेंटल जनरेशन से प्रोजेनी के अंदर। अब मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस और मेंडल का डाई हाइब्रिड क्रॉस हमें पढ़ना है। तो मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या था, मेंडल ने उसमें कुछ कैरेक्टर्स लिए, और ये काफी हद तक काफी एग्जाम में पूछे जाने वाला, हर साल ही एग्जाम में आता है, मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मेंडल्स मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अभी जब आप ये देखोगे तो आपको काफी मजा आएगा पढ़ने में। द ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट डीलिंग विद एन एंगल कैरेक्टर इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मतलब एक ऐसा ब्रीडिंग जहाँ पे दो पेरेंट्स क्या करते हैं, ब्रीड करते हैं, दो कैरेक्टर को लेके हम लोग यहाँ पे शो करते हैं, यहाँ पे दो कैरेक्टर्स ही होते हैं। ठीक है, यहाँ पे दो कैरेक्टर्स होते हैं और उनके बेसिस पे हम लोग प्रोजेनी को क्लासिफाई करते हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग ज्यादा कैरेक्टर्स को ले ले तो वो डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर आ जाएगा। तो अब मोनो हाइब्रिड क्रॉस का कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हम लोग कैरेक्टर ले लेते हैं, कोई एक कैरेक्टर कैरेक्टर हमने क्या लिया, एक लेना था इसमें, तो कैरेक्टर हमने लिया, मान लो हाइट ले लिया। अब बताओ ट्रेड्स क्या क्या होंगे, जैसे एक सिक्के के दो पहलू होता है, सिक्का क्या हो गया, कैरेक्टर हो गया, ट्रेड्स क्या हो जाएंगे, या फिर वो ऑर्गेनिज्म टॉल होगा, तो टॉल को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल टी से, या फिर वो डॉर्फ होगा स्मॉल टी। ठीक है, उससे रिप्रेजेंट करेंगे। अब फिर हम लोग कहेंगे, मान लो हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म वन जो है वो हमारे पास क्या है, कैपिटल टी जीन लेके है, और दूसरा ऑर्गेनिज्म टू जो है हमारे पास O1 और O2 जो हमारे पास है, O2 मतलब ऑक्सीजन नहीं, तो उसके पास स्मॉल टी कैरेक्टर हमारे होंगे। वहीं पे अगर हम इनका वो कराएं, क्रॉस कराएं, तो हमारा कैपिटल टी मान लो फर्स्ट जनरेशन में क्रॉस पड़ा था, जो हमारा पेरेंटल जनरेशन होगा वो क्रॉस करेगा, तो देखो प्रोडक्ट क्या बन रहा है, इसका कैपिटल टी, इसका स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका फिर कैपिटल टी, इसका स्मॉल टी। तो यहाँ भी देखो आपके पास कैपिटल टी है, मतलब ये अपने आप को डोमिनेट करेगा, तो जो बेबी प्रोजेनी होगा वो भी काफी हद तक टॉल होगा अपने डोमिनेंट कैरेक्टर के हिसाब से। अब ये जो हमारे थे, ये थे पेरेंटल जनरेशन, ये है हमारे पास F1 जनरेशन। अब देखो F1 जनरेशन फर्दर क्रॉस करेगी, अब F1 इतना आप नोट कर लो फटाक से। ठीक है, अब F1 जनरेशन फर्दर हमारे पास क्या प्रोडक्ट्स मिले थे, टी 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 स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इनका हम लोग फिर से क्रॉस कराएंगे, लेकिन इस बार हम बॉक्स बनाएंगे। देखो उस बार हमने क्या किया था, डायरेक्ट क्रॉस करा दिया था, इस बार हम बॉक्स बनाएंगे। अब देखो इधर होंगे हमारे मेल के कैरेक्टर्स, उधर होंगे फीमेल के कैरेक्टर्स। ठीक है, अब देखो हमारा मेल भी समझ लो यही है, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर यहाँ पे देखो ये भी कैपिटल टी फिर स्मॉल टी। मतलब ऐसे हम लोग एक एक एलील को अलग अलग रखेंगे, एलील के पेयर को नहीं रखेंगे, एक एलील यहाँ पे, फिर एक एलील यहाँ पे, एक एलील यहाँ पे, एक एलील यहाँ पे। अब इन दोनों को कैपिटल टी मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, कैपिटल टी
ये स्मॉल टी, ये तो क्या बना कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर स्मॉल टी कैपिटल टी क्या बनेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। आप ऐसे भी लिख सकते हो स्मॉल टी कैपिटल टी, और स्मॉल टी क्या बनाएंगे स्मॉल टी स्मॉल टी। अब देखो, अब ये देखो, ये तो प्योर ऑर्गेनिज्म है, हमने पढ़ा था ना, प्योर है ये हाइब्रिड है, ये भी हाइब्रिड है, और ये क्या है प्योर है। अब कहोगे ये प्योर कैसे है भाई, शॉर्ट तो ये भी है ना, प्योर शॉर्ट है ये भी, इसके अंदर कोई दूसरा एलिड तो प्रेजेंट नहीं है। तो ये जो हमारे ऑर्गेनिज्म हुए, इसको हम लोग बोलते हैं F2 जनरेशन, F2 जनरेशन। अब देखो यहाँ पे फिनोटिपिक रेशियो कुछ आता है, फिनोटिपिक रेशियो, और एक आता है हमारे पास जीनोटिपिक रेशियो। अब दोनों में अंतर क्या होता है हमने पढ़ा दिया, देखो फिजिकल अपीयरेंस का रेशियो क्या है, जेनेटिक अपीयरेंस का रेशियो क्या है। देखो यहाँ पे कैपिटल था, यहाँ भी कैपिटल, यहाँ भी कैपिटल, मतलब ये तीनों क्या है टॉल है, तो हमारा थ्री कितने हैं टॉल, और एक क्या है शॉर्ट, 3:1। थ्री कितने हैं टॉल है, भले एक छोटा है वो छोड़ दो, लेकिन यहाँ पे कैपिटल भी तो प्रेजेंट है, तो डोमिनेंट तो कैपिटल वाला करेगा, अगर वो अपने आप को डोमिनेंट कर रहा है तो हाइट तो अपने आप ग्रो करेगी। थ्री कैपिटल मतलब थ्री बड़े हैं, और वन हमारा कैरेक्टर सप्रेस हो जाएगा। और वहीं पे अगर हम बात करें जीनोटाइप की, तो अगर जेनेटिक्स देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पे दूसरा रेसेसिव जीन भी प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या, प्योर हमारे पास कितना है वन, हाइब्रिड कितने हैं दो, फिर क्या है हमारे पास शॉर्ट कितना है वन, तो 1:2:1, ये हमारा जेनेटिक रेशियो हो जाएगा, जीनोटिपिक रेशियो हो जाएगा, और हमारा फिनोटिपिक रेशियो क्या हो जाएगा 3:1। अब हमारे पास है मेंडल्स डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो देखो मेंडल का डाइहाइब्रिड क्रॉस कैसा होता है, तो हम लोग डायरेक्ट इसी पे आते हैं। देखो मेंडल्स डाइहाइब्रिड क्रॉस, व्हाट हैपेंस व्हेन पी प्लांट शो टू डिफरेंट कैरेक्टर। अभी हमने एक कैरेक्टर देखा पी प्लांट में, अगर वो दो कैरेक्टर शो करे तो दो कैरेक्टर कैसे, मान लो एक हाइट का शो करे, एक सीड का शो करे, या फिर एक हाइट का शो करे, या एक कलर का शो करे, या फिर एक हाइट का शो करे, या फिर नहीं एक कलर का शो करे, या फिर एक सीड का शो करे। तो ऐसे अगर दो कैरेक्टर्स एक साथ आएंगे तो फिर हम क्या करेंगे, तो फिर हम करेंगे डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो इसके लिए हम दो सेक्शंस बना लेते हैं ब्लैक बोर्ड में। अब देखो स्टार्ट होता है कैरेक्टर, मान लो क्या क्या है, कैरेक्टर है हमारे पास कलर एंड शेप। कलर क्या क्या हो सकते हैं, या हो सकता है येलो, या फिर हो सकता है ग्रीन। शेप क्या हो सकते हैं, या फिर हो सकते हैं राउंड, या फिर हो सकते हैं रिंकल्ड। ठीक है, रिंकल्ड पूरा नहीं लिखते हो। अब येलो को हम लोग क्या लिखेंगे, जो प्योर येलो रहेगा वो वाई वाई लिखेंगे, जो प्योर ग्रीन रहेगा उसको जी जी लिखेंगे, नहीं उसको स्मॉल वाई लिखेंगे, समझ लो तो स्मॉल वाई लिखेंगे। और जो राउंड रहेगा उसको कैपिटल आर लिखेंगे, जो रिंकल्ड रहेगा उसको हम लोग स्मॉल आर लिखेंगे। अब इसके पीछे का रीजन मत पूछो, आप आप जी जी भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। तो देखो अगर हम पेरेंटल जनरेशन का क्रॉस करा है, तो पेरेंटल जनरेशन अगर क्रॉस करे तो देखो आर आर वाई स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई। आप कहोगे आप कैसे, तो देखो ये इधर ये इधर, ठीक है, आप कैरेक्टर साहब आप समझ गए होंगे। अब देखो यहाँ से हम लोग एक ही लेना है, क्रॉस कैसे कराएंगे, तो कैपिटल आर हमने ले लिया, स्मॉल वाई ले लिया, स्मॉल आर हमने ले लिया, कैपिटल वाई ले लिया। अब इनको हम लोग सेम की तरह क्रॉस करवा सकते हैं, तो हमारे पास जो प्रोजेनी आएगा वो क्या आएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, यही प्रोजेनी आई आपके पास भी। तो अब इसका फर्दर हम लोग क्या करेंगे, अब इसको हम लोग क्रॉस करेंगे, तो क्रॉस इसको हम लोग कैसे करेंगे, अब देखो कैपिटल आर कैपिटल स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई, जब ये दोनों क्रॉस करेंगे तो इसमें एक फॉर्मूला आप लिख लो, आप वैसे नहीं याद कर पाओगे, 13 23 14 24, मतलब 13 23 14 24, आप ऐसे याद कर लो। तो अब वन पे कौन है, देखो वन पे हमारा है आर, तो आर लिखो, फिर थ्री पे कौन है वाई लिखो,
फिर कौन है, कॉमा कर दो, 2 3, 2 पे कौन है स्मॉल आर, 3 पे कौन है कैपिटल वाई, फिर 1 4 का क्या है यहाँ पे, 1 मतलब आर, 4 पे कौन है वाई, फिर फिर क्या है 2 4, 2 पे क्या है आर, फिर क्या है 4 पे वाई। तो हमारे पास यहाँ पे देखो 4 अलग अलग कैरेक्टर्स आ गए। अब इनका हम लोग फिर से एक चार्ट बनाएंगे और उसमें इनका फिर से हम क्रॉस करवाएंगे, इनका भी हम लोग रेशियो जो है वो काउंट करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, सिमिलर बॉक्स बना लेते। देखो अब इनका हम लोग क्रॉस कराएंगे, मान लो ये मेल है इधर और इधर फीमेल है, तो हमें कैरेक्टर क्या क्या मिले हैं, आर वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, फिर सेम यही भी कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब इसको अगर हम लोग क्रॉस कराते हैं तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई मिलेगा, फिर कैपिटल आर कैपिटल वाई मिलेगा, देखो यहाँ पे, फिर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई मिलेगा, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई मिलेगा। आप यहाँ से ऐसे क्रॉस करते जाओ और देखते जाओ, फिर क्या मिलेगा, स्मॉल कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर और फिर स्मॉल आर और कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर मिलेगा स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर मिलेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर कैपिटल आर फिर स्मॉल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो अब इसका जो हमारा फिनोटिपिक रेशियो होगा, फिनोटिपिक रेशियो जो होगा वो होगा 9:3:3:1। अब 9 जो है हमारे पास यहाँ पे राउंड और रिंकल्ड सीड है, तो राउंड और रिंकल्ड कौन कौन है, राउंड मतलब होने चाहिए यहाँ पे हमारे पास कैपिटल आर और रिंकल्ड मतलब स्मॉल वाई। तो यहाँ पे देखोगे आप 9 है यहाँ पे, एक, रुको रुको देखो गिनो, गिनो 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 गिनो, स्मॉल आर, राउंड मतलब कैपिटल आर, राउंड एंड रिंकल्ड, राउंड एंड येलो, देखो राउंड और येलो कैपिटल वाई होना चाहिए और हमारे पास डोमिनेंट कैरेक्टर्स होने चाहिए, कैपिटल मतलब ये एक हो गया, 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 और बस अब काउंट करो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 हमारे हो गए, तो 9 हमारा क्या हो गया, कैपिटल आर स्मॉल आर, मतलब कैपिटल आर स्मॉल वाई या फिर नहीं, देखो हमारे पास डोमिनेंट आर होना चाहिए, एक कैपिटल आर होना चाहिए और एक कैपिटल वाई होना चाहिए, बाकी कुछ भी रहे हमसे कोई मतलब नहीं। तो देखो यहाँ पे 9 हमारे फिजिकल अपीयरेंस के अकॉर्डिंग हमारे पास राउंड और येलो सीड्स है, और बाकी हमारे पास 3 कितने हैं, रिंकल्ड और येलो है, फिर 3 राउंड एंड ग्रीन है, और फिर एक क्या है, रिंकल्ड एंड ग्रीन है। एक जो ये वाला है वो देखोगे आप, स्मॉल आर मतलब रिंकल्ड और स्मॉल वाई मतलब ग्रीन, ये रिंकल्ड और ग्रीन इकलौता है, ये इसका कैरेक्टर हो गया। तो यही हमारा होता है मेंडल्स डाइहाइब्रिड क्रॉस। इसके बाद का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉ ऑफ डोमिनेंस। कुछ हमारे मेंडल्स ने क्या किए, फाइंडिंग्स किए इसके अकॉर्डिंग। तो मेंडल के कुछ फाइंडिंग जो थे वो कुछ ऐसे थे, जैसे आप समझो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है, इन क्रॉसिंग बिटवीन ऑर्गेनिज्म प्योर फॉर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स
of a pair only one character of the pair appears in the F1 generation। हमने वही पढ़ा ना, मतलब दो कैरेक्टर्स हमारे पास होते हैं, लेकिन अपीयर F1 जनरेशन में कौन करता है, एक जो हमारा मान लो ये कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है, तो हमारा जो कैपिटल स्मॉल आर होगा, इनका प्रोजेक्ट जो बनेगा, तो यहाँ पे जो डील मतलब जो अपने आप को डोमिनेंस दिखाएगा वो कौन दिखाएगा, कैपिटल आर वाला। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, मतलब एक जो एलील का पेयर होगा, पेयर ऑफ एलील विल सप्रेस द सेकंड पेयर। देखो, अ पेयर ऑफ अ सेक्शन ऑफ this character is termed dominance while the one will be not expressing its character। मतलब ये क्या कहेगा, मतलब एक जो है वो अपना कैरेक्टर शो करेगा, दूसरे को क्या करेगा, सप्रेस कर देगा। मतलब दिस लॉ सेज दैट वन विल dominate its character and show its character in the organism while suppressing the other character। मतलब एक कैरेक्टर को दबाता या फिर वो करता हुआ वो अपने कैरेक्टर को शो करेगा। दूसरा जो हमारा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन क्या होता है, अलग अलग होना। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होगा, मान लो हमारे पास दो एलील, एक एलील के पेयर है, तो ये दोनों एलील अलग अलग होंगे, एक दूसरे में चिपकेंगे नहीं, एक दूसरे से कैरेक्टर शेयर नहीं करेंगे। तो हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये बताता है एलील और जीन्स रिमेन्स टुगेदर एंड सेग्रीगेटेड एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, और वो अलग अलग हो जाते हैं गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे। अब होता है हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है, लॉ ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है, दिस लॉ स्टेट्स दैट व्हेन इंडिविजुअल डिफरेंडिंग in two or more than two pairs of contrasting character are crossed, the inheritance of any one pair is not affected by the presence of r। मतलब ये क्या कहता है, दो कैरेक्टर्स मान लो हमारे पास है और यहाँ पे हमें शो कर रहा है हमारा मेजर कैरेक्टर, मतलब आर वाला हमारे पास यहाँ पे शो कर रहा है कैपिटल आर, और स्मॉल आर के प्रेजेंस में हमारा कैपिटल आर वाला डोमिनेंस दिखा रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि स्मॉल आर वाला उसको छोटा बना देगा। मान लो इसकी हाइट मान लो 6 फीट है और इसकी हाइट मान लो 5 फीट है, तो ऐसा नहीं होगा कि स्मॉल वाला आ गया तो यहाँ पे इसकी हाइट 5.5 हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। डोमिनेंट वाला है मतलब इसकी भी 6 फीट ही हाइट होगी, तो डोमिनेंट यही शो करता है। अब व्हेन डू दीज कैरेक्टर्स और ट्रेट्स गेट एक्सप्रेस, मतलब कब ये कैरेक्टर्स और ट्रेट्स एक्सप्रेस करते हैं, देखो क्या होता है, सेल्यूलर डीएनए इज इन्फॉर्म्ड सोर्स ऑफ मेकिंग प्रोटीन्स इन सेल। देखो जो सेल्यूलर डीएनए होता है वो प्रोटीन से मिलकर बना होता है, डीएनए में प्रोटीन से दस है, जो डीएनए होता है वो सेल्स में प्रोटीन बनाता है, आपको पता होगा। देन डीएनए प्रेजेंट इन जीन, उसके बाद डीएनए जाता है जीन में, उसके बाद फिर टॉलनेस ऑफ द प्लांट, ऐसे कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसपे अफेक्ट करके वो क्या करता है, हमारा कैरेक्टर जो होता है टॉलनेस को अफेक्ट कर देता है, या फिर किसी कैरेक्टर, जो भी कैरेक्टर टॉलनेस ले लो या फिर सीड गार्ड टाइप ले लो, तो इसको वो अफेक्ट कर देता है। अब इस चैप्टर का हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है सेक्स डिटर्मिनेशन। अब यहाँ पे जेंडर डिटर्मिनेशन होगा, तो यहाँ पे कुछ पहले लाइंस पढ़ लेते हैं एनसीईआरटी की। हाउ इज द सेक्स ऑफ न्यूबॉर्न इंडिविजुअल डिटरमाइन, ये क्वेश्चन आता है कभी कभी बोर्ड एग्जाम में। इन ह्यूमन बीइंग द सेक्स ऑफ इंडिविजुअल इज लार्जली जेनेटिकली डिटरमाइंड, मतलब वो जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है। इन अदर वर्ड द जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम वन पेरेंट हैव assumed that similar gene set are inherited from both parents। मतलब दोनों पे, ऐसा नहीं होता कि एक पेरेंट से जीन आता है, दोनों पेरेंट से जीन आता है, ठीक है। ऑल ह्यूमन बींग्स आर हैविंग 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, हमारे जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनके पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। मतलब टोटल कितने क्रोमोसोम्स होंगे, 46 क्रोमोसोम्स होंगे। 23 पेयर है मतलब एक पेयर में दो होते हैं, तो 23 पेयर में 46 क्रोमोसोम्स होंगे। सिमिलर इन मेल्स एंड फीमेल्स, दोनों में सेम होता है। एंड वन पेयर इज कॉल्ड क्रोमोसोम, 6 क्रोमोसोम। इनमें से जो 23 में से एक क्रोमोसोम होता है, मान लो जो 23rd पेयर होगा मतलब वो एक ही पेयर है, तो यही पेयर जो होता है वो डिटरमाइन करता है एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के सेक्स के। इन मेल्स द क्रोमोसोम्स आर एक्स वाई एंड इन फीमेल्स इट्स एक्स एक्स। देखो मेल्स का क्रोमोसोम्स क्या होता है, मेल्स की बात करें तो वहां पे एक्स वाई होता है, लेकिन फीमेल्स की बात करें तो उनमें सिमिलर होता है एक्स और एक्स, ठीक है। अब सेक्स डिटर्मिनेशन का एक चार्ट है जो कि मेरे शायद नहीं दिया हुआ इसमें, तो हम बना लेते हैं, देखो सीख लेते हैं कि सेक्स डिटरमाइन कैसे होता है। देखो यहाँ पे मेल है समझ लो, जिसके पास क्या था अभी एक्स वाई कैरेक्टर था, नीचे लिख लेते हैं, एक्स वाई। फीमेल है उसके पास क्या है,
एक्स एक्स कैरेक्टर है। अब इसके पास से एक आया, इसके पास से एक आया, इसके पास से एक आया, इसके पास से एक आया। देखो एक्स 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 एक्स, फिर वाई एक्स, या फिर एक्स वाई लिख देते हैं हम। बात तो एक ही है ना, कोई डिफरेंस नहीं है। देखो एक्स वाई एक्स एक्स। अब बताओ एक्स एक्स किसका है? फीमेल का है, फीमेल चाइल्ड। तो यहाँ जो प्रोजेनी बनेगी वो भी क्या बनेगी? फीमेल। एक्स वाई किसका है? मेल का। तो क्या बनेगा? मेल चाइल्ड। तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम बात करें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की क्या है कि मेल चाइल्ड और फीमेल। अब मैथ्स आप कह रहे हो, मैथ्स ला दे रहे हो। देखो हमें सब चीज एज्यूम करके पढ़ना चाहिए। अगर आप एज्यूमशन से पढ़ोगे तो आपकी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी काफी अच्छी होगी। तो हमारे यहाँ पे हमने प्रोबेबिलिटी के बेसिक बेसिस तो पता है, मतलब कितने चांसेस है कि मेल हुआ, कितने चांसेस है फीमेल। तो 50% हमारे पास चांसेस होते हैं। और देखो सब लोग कहते हैं फीमेल्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं फॉर मेल एंड फीमेल साइड। तो दिस इज टोटली रॉन्ग कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू साइंस। It is determined by male because it is having different pair of alleles. यहाँ पे सेम पेयर होता है अलील का, यहाँ पे डिफरेंट अलील। देखो डिफरेंट कैरेक्टर, यहाँ पे एक एक्स है, यहाँ पे वाई है, यहाँ पे तो एक्स एक्स ही है, सिमिलर ही है। तो फिर चाहे एक्स जाए चाहे एक्स जाए तो सेम बात होगी। एक्स मेल में जरूरत पड़ रहा है, एक्स फीमेल में भी जरूरत पड़ रहा है, दोनों चाइल्ड में सिमिलर एक्स जा रहा है। लेकिन यहाँ पे डिटरमाइन कौन कर रहा है? डिटरमाइन कौन कर रहा है? यहाँ पे एक्स अगर चला गया फीमेल के साथ फ्यूज हो गया तो वो फीमेल चाइल्ड बन जाएगी, लेकिन अगर वहीं वाई फ्यूज कर गया तो वो मेल चाइल्ड बन जाएगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन चार्ट। अगर आपके एग्जाम में सेक्स डिटर्मिनेशन आएगा तो यू हैव टू मेक दिस चार्ट एंड एक्सप्लेन अबाउट द कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी देख लो, प्रोबेबिलिटी क्या है मेल और फीमेल चाइल्ड होने की? 50%। हमारे पास 50% प्रोबेबिलिटी है द चाइल्ड विल बी मेल और इधर इट विल बी फीमेल। अब देखो यहाँ पे हमारे ये चैप्टर एंड होता है। दिस वाज द कॉन्सेप्ट, वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर ऑफ mine, I guess. I think it will be of your as well. If not, you can comment me later. No, just watch the lecture, enjoy it, and fill the comment section with your positive comments. And I think this chapter got explained from my side. Just learn this chapter. This is very interesting, important, weightageful chapter for board examination. And this was a lecture. Nothing rather than this. Bye bye. Have a nice day.